Good morning, everyone. This is class 7th, chapter number 13, The Delhi Sultanate, from Social Study Textbook. And today my topic is first, Khilji dynasty, and second, Tughlaq dynasty. इस चैप्टर में आज आप समझेंगे कि भारत में खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई। अगर खिलजी डायनेस्टी को अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई। गयासुद्दीन बलबन Gayasuddin Balban took over the throne of the Delhi in AD 1266. He was the last ruler of the Slav dynasty during his reign. The administration was extended and the army was trained to use new weapons. His policy was called the policy of blood and iron. Adopting this policy, he laid the foundation of a centralized government and asserted the need for novel origin and prestige of the monarchy. He died in 1287. After him, the Slav dynasty ended and the ruler of the Khilji began. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खिलजी डायनेस्टी को समझने के लिए सबसे पहले हमें बलवन के बारे में जानना ज़रूरी है। गयासुद्दीन बलवन जो 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को संभालता है, वह गुलाम वंश का शासक होता है। उसके शासनकाल के दौरान प्रशासन काफ़ी मजबूत होता है। उसने एक पॉलिसी निकाली जिसे ब्लड एंड आयरन मतलब रक्त और लौह की नीति कहा जाता था। इस नीति को अपनाने के बाद उसने एक केंद्र सरकार की नींव रखी और राजशाही की कुलीन प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की आवश्यकता को आश्वासन दिया। गयासुद्दीन बलवन की मृत्यु 1287 में हो जाती है और इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। जैसे कि आप गयासुद्दीन बलवन के बारे में जान चुके हैं, अब इसके बाद एक नई वंश की स्थापना होती है जिसे खिलजी डायनेस्टीज कहते हैं यानी खिलजी वंश कहते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि खिलजी वंश ये लोग भी गुलाम थे। गयासुद्दीन बलवन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकूबाद संभालता है। कैकूबाद एक कमज़ोर शासक के रूप में साबित होता है जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देता है और इसी के बाद एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी। Balban was succeeded by his grandson Kekubad. He was a weak ruler in 1290. A powerful noble Jalaluddin Khilji killed him and founded a new dynasty called the Khilji dynasty. जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारत में खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई। खिलजी वंश के शासक जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी, वो भी एक गुलाम के रूप में पहले कार्य करते थे। फिर बाद में कैकूबाद की हत्या करके एक नई वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम रहता है खिलजी डायनेस्टी। जैसा कि यहाँ पर एक नाम आ रहा है कैकूबाद। कैकूबाद बलवन का पौत्र यानी ग्रैंडसन थे। ये काफ़ी कमज़ोर शासक के रूप में साबित होते हैं। इसी का लाभ उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर देते हैं और एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी। Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji was the founder of the Khilji dynasty. He was an old man of 70 when he ascended the throne.
He was a weak ruler and adopted a lenient policy towards Mongol. All this led to the chaos and confusion in the kingdom. In 1296, Alauddin Khilji, his nephew and son-in-law, captured and thrown and murdered him. जैसे कि आप यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जान रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब वह भारत की सत्ता यानी दिल्ली की सल्तनत को प्राप्त करता है तो उसकी आयु 17 वर्ष रहती है। उसने मंगोलों के प्रति उदार की नीति अपनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य के अंदर मंगोलों का आक्रमण हो और इसी के कारण से उसके राज्य में अराजकता और भ्रम पैदा हो जाती है। इसी का फायदा उठा करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर देता है और अपने आप को शासक घोषित कर देता है खिलजी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी Alauddin Khilji Alauddin Khilji was an able commander and a great administrator. He conquered Gujarat, Malwa, Ranthambore, and Chittor. During his period, women, especially Rajput women of Chittor, performed Jauhar. Alauddin was a great reformer and was famous for his social reforms. He even conquered South India through his trusted lieutenant commander Malik Kafur. He was even successful in countering the Mongol attack. Alauddin Empire was as large as that of Ashoka. Alauddin died in 1316. अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की तो अलाउद्दीन खिलजी एक सक्षम सेनापति और महान प्रशासक था। उसने गुजरात, मालवा, रणथंबोर और चित्तौड़ पे विजय प्राप्त की। जब उसका शासनकाल आया तब चित्तौड़ के राजपूत की महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन को एक महान समाज सुधारक के रूप में भी माना जाता है। उसने अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट या सेनापति कह सकते हैं मलिक कफूर के माध्यम से दक्षिण भारत को जीत लिया। वह अलाउद्दीन के खिलजी के कहने पर मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा की। अलाउद्दीन की खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर एक शब्द आया है जौहर, इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जौहर पुराने समय में भारत में राजपूत की स्त्रियां के द्वारा की जाने वाली एक क्रिया थी। जब में हार निश्चित हो जाती थी राजपूतों की तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर के वीर गति को प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे तथा उनकी स्त्रियां जौहर कर लेती थी। मतलब जौहर कुंड में आग लगा करके खुद उसी में कूद जाती थी, तो इस प्रक्रिया को जौहर कहते थे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जौहर की प्रक्रिया चित्तौड़ में देखी गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह Qutbuddin Mubarak Shah, the third and last ruler of the Khilji dynasty, was Qutbuddin Mubarak Shah. During his reign, all taxes and penalties were abolished. He released all prisoners of war who were captured in the battle. Khusro Khan, his own slave, killed him. Thus, the Khilji dynasty came to an end. कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि खिलजी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जिसके शासनकाल में सभी टैक्स यानी करों को समाप्त कर दिया गया था और इसके साथ ही साथ दंड को भी समाप्त कर दिया गया था। उसने युद्ध के सभी कैदियों को रिहा कर दिया
जो युद्ध में पकड़े गए थे। और इस प्रकार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या उसके द्वास के द्वारा की जाती है और खिलजी वंश का अंत हो जाता है। Students, you will study Tughlaq dynasty in next video. Thank you.